सम्यक म्यो सम्यक म्यो. जय भीम. मी हंसिनी. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. ठळक बातम्या पुढील प्रमाणे. नीट 2021 मध्ये IIBचा भारतात विक्रम. IIBच्या 33 विद्यार्थ्यांना बायोलॉजीमध्ये 360 पैकी 360 गुण, तर 149 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 600 पेक्षा अधिक गुण. ऑफलाईन असो किंवा ऑनलाईन, IIBच आहे नीटची लाईफलाईन. IIB PCB, माझा विश्वास. जय भीम. दोस्तों, इस भारत देश में अभी संविधान को लेकर, दलित लोगों को लेकर, मागास वर्ग के पीड़ित लोगों को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, जिसके कारण इन लोगों को जीना मुश्किल हुआ है. इतना ही नहीं है बल्कि हर तरह से इन पर किस तरह से पीड़ित किया जाए, उन्हें गरीब का गरीब रखा जाए, इसका तरफ ध्यान दिया जा रहा है. उस माहौल में आज भी कहीं लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर कर उनको जिंदा रखने का, उनको स्वाभिमान से जीने का तरीका सिखाने के लिए कोशिश करते हैं. पिछले कई सालों से आपने देखा है कि एक उत्तर प्रदेश में रावण नाम का जो एक स्टूडेंट था, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार को लेकर वो जो आगे बढ़ चुके हैं, तो आज पूरे देश में उनका नाम हुआ है कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो दलित पीड़ित लोगों के सहारा बन सके. और अभी फिलहाल कल ही दलित पैंथर को लेकर जो 50वीं सालगिरह मनाई गई है, उसको लेकर यहाँ पर रावण जी आए हैं. अपने साथ अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख नेता मुखिया है. सर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और जय भीम. जय भीम. सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो यूपी में कांशीराम जी को लेकर बीएसपी की जो थी, उसको लेकर आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्यों इस माहौल में आना पड़ा, क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से हमें वोट का अधिकार मिला, और वोट एक बहुत बड़ी ताकत है. अगर हम लोग अभी वोट का प्रयोग करना नहीं सीख पाए, इसी वजह से हम लोग इस देश में हुक्मरान समाज नहीं बन पाए, शासक जमात नहीं बन पाए, जो डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब चाहते. तो मैं समझता हूँ कि उनके आंदोलन का एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधूरे सपने और रुके हुए कारवा को हम लोग आगे बढ़ाएं. जब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हम सब लोगों के लिए किया, अपने बच्चे तक कुर्बान की, अपनी सुख सुविधा कुर्बान की, तो हमारी भी जिम्मेदारी ये बैठती है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठ के उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं. क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते. तो मिशन जो उनके जाने के बाद रुक गया, उसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा. तो मैं भारत के संविधान की रक्षा के लिए और अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष को ध्यान में रखते हुए बस उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसको अदा कर रहा हूँ. ये मैं समझता हूँ कि ये बड़े पैमाने पे सब लोगों को करना चाहिए. सर, इसी मुद्दे को लेकर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन लागू किया है, संविधान में संवैधानिक अपना हक है, उस रिजर्वेशन को पाकर कई लोग बड़े हो चुके हैं, मतलब है कि अधिकारी पद पर जा चुके हैं, वो लोग आज इस समाज के ऊपर देखने के लिए तैयार नहीं है. फिर आप जैसे जो कि कोई आरक्षण का फायदा नहीं है आपको, यानी कि जो भी बेनिफिट मिलता है वो नहीं है, फिर आप इस समाज के ऊपर आ रहे हैं, तो इन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 1956 में आगरा में 18 मार्च को बाबा साहब ने ये बात, अपना ये दुख जो है, ये जनता के सामने रखा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया. फिर काशीराम साहब ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों का बामसे के रूप में एक संगठन बना के उनके जरिए आंदोलन को आगे बढ़ाया. मैं समझता हूँ कि काशीराम साहब 32 साल के थे जब पहली बार उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जाना. वो उनके परिवार से नहीं आते, जहाँ वो पैदा हुए उस जिले और प्रदेश से नहीं आते, और ना कि उन लोगों की फील्ड भी एक नहीं थी. काशीराम साहब उस समय यहाँ साइंटिस्ट थे, क्लास 1 के अफसर थे DRDO में. लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के जो विजन था, डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष था, बाबा साहब का जो सपना था, उसको पढ़ के उन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी त्याग दी.
तो जब मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब को जानने के बाद इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तो मेरे जैसा नौजवान जब वो 56 का भाषण आप दोबारा सुनेंगे आज के बाद, मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को जरूर सुनाए वो भाषण। बाबा साहब ने उसमें ये भी कहा है कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को तमाम तरह के आरोप, अपमान, अन्याय सह के यहाँ तक लेके आया हूँ। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज कोई ऐसा नौजवान नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई नौजवान जो है इस आंदोलन को चलाने का काम करे तो मैं चैन से मर सकूँ। तो बाबा साहब का बेटा होने के नाते, बाबा साहब के मिशन का वर्कर कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस नौजवान के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊं। और हमने प्रयास किया कि बड़े पैमाने पे हमने लोगों को तैयार किया है। आज भीम आर्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, टाइम्स मैगजीन में उनको सम्मान मिला है और देश का सबसे बड़ा संगठन है जिसकी जो जो कहता है वो करके दिखाता है। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन हुआ, इतिहास में दर्ज है कि ऐसे आंदोलन पहले नहीं हुए हैं। नौजवानों को जितने बड़े पैमाने पे भीम आर्मी के लोगों ने तैयार किया है, उसका फायदा समाज को, जो तमाम तरह के अन्याय पूरे देश में होते हैं उनके उनमें न्याय दिलाने के लिए मिल रहा है आज। सर भी महाराष्ट्र में एक कहा जाता है, कांशीराम जी को भी यहाँ पर वो तकलीफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र स्टेट में कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, यो यहीं पर के लीडरों को, यानी कि नेताओं को मानते हैं और बाहर के आने वाले नेताओं को नहीं मानते। तो आपके पास क्या प्लान है कि आपका जो आज़ाद समाज पार्टी है इस महाराष्ट्र में स्टैंड होने के लिए आपके व्यूज क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो समस्याएं, वो क्षेत्रीय समस्या, प्रदेश व्यापी समस्या नहीं, वो राष्ट्रीय समस्या है। और उनको उन समस्याओं के निवारण के लिए, जैसे तथागत बुद्ध ने भी कहा, हर समस्या के पीछे एक कारण है और कारण का एक निवारण है। अगर उन समस्याओं का निवारण करना है तो हमें ताकत भी राष्ट्रव्यापी बनानी पड़ेगी। अगर एमपी एमएलए की बात हो तो उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए की सीट है और 80 एमपी बनते हैं। अगर एमपी एमएलए बनना हो तो वो आंदोलन वहां भी आगे बढ़ाया जाता था, वहां भी काम किया। लेकिन अगर डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा मूवमेंट, जिसमें हमें बताया गया कि सत्ता जो है वो मात्र एक साधन है, ना कि सत्या सर्वोच्च, असली है डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहब की विचारधारा, काशीराम की विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि किसी भी माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा आम जनमानस तक पहुंचे। जब वो डॉक्टर अम्बेडकर को जानेंगे, पढ़ेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे, तो मुझे लगता है फिर चंद्रशेखर की, लोकल की या बाहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं समझता हूँ यहाँ पे लीडर्स हैं, उन लोगों ने काम किया है। अगर काशीराम साहब तो ऐसे यूपी के भी रहने वाले नहीं थे, अपने में ईमानदार से काम करता, संघर्ष करता। उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थिति अलग है। आज हमारा महाराष्ट्र में बड़ा संगठन है, वो संगठन मेरे साथ साथ यहाँ के लोगों ने जो मेहनत की उसकी बदौलत है। और मेरा प्रयास रहेगा और कुछ कमी खामियां उनको भी दूर करेंगे। मैं कुछ थोपना नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इनके साथ मिलके यहाँ से भी कुछ सीखूं और सीख के उसको अपने दूसरी तरफ जो है, दूसरे प्रदेशों में अप्लाई, उसको जो है लागू कराऊं, जिससे कि इम्प्लीमेंट कराऊं, जिससे कि वहाँ के लोगों को फायदा हो। तो ये आंदोलन हम सबका आंदोलन है, किसी एक प्रदेश का नहीं है, किसी एक जाति धर्म का नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का आंदोलन है। शायद महाराष्ट्र के लोगों को ही बाबा साहब ने महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम नहीं किया, पूरे देश में रहने वाले शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं के लिए काम किया है। तो हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। मैं अपने कर्तव्यों को जान चुका हूँ, तो इसलिए मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। सर मैं चाहता हूँ सबको करना चाहिए। सर, आपने कल एक व्याख्यान में आपके परिसंवाद में कहा था कि अगले 10 साल में हम संसद पर नीला ध्वज और पंचरंगी ध्वज लहराएंगे। ये बात तो मैं भी बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि लहराएंगे लहराएंगे, अभी तक तो नहीं लहराए। तो इस बारे में आपकी क्या प्लान है, या आपकी क्या लोगों के लिए इसका कहना है कि किस तरह से आप इस माहौल को बदलेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने कहा है बड़े पैमाने पे करके दिखाया है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि आरएसएस के लोग अपने मुख्यालय के बाहर तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते थे, लेकिन पिछली बार जब मैं आया तो हमने वो फहराया 22 फरवरी को। तो करने के लिए चाहिए, काशीराम साहब, तमन्ना अगर सच्ची तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो तो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं जेल मुकदमों से तो नहीं डरता हूँ। मैं 2-2 साल से ज़्यादा समय में जेल में रहा, लाठियाँ भी खाई, मुकदमे भी झेले, अपमान भी सहा।
तो मैं समझता हूँ कि हम सच्ची लगन से और एक ही गोल बना के खाने कमाने के लिए नहीं, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देशव्यापी हमारा संगठन है। संगठन के जरिए बहुत जल्द हमारा कैडर ग्रामीण लेवल तक जाएगा। जब लोग तैयार हो जाएंगे तो इस देश में वोट जो है 85% बहुजन समाज के पास ज़्यादा है। जब हम उनको जोड़ने में, संगठन बनाने में और उनको वोट की वैल्यू समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब का सपना, काशीराम साहब का सपना जो दिल्ली गद्दी पे नीला झंडा फहराने का था, वो पूरा हो जाएगा। जैसे काशीराम साहब ने अपने जीवन में संकल्प किए, 3 संकल्प, कि पहले तो जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसमें सरकार बनानी है, तो उन्होंने यूपी में सरकार बना के इसको साबित किया। दूसरा उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनानी है। तीसरा उन्होंने कहा कि इस देश को बौद्धमय भारत बनाना है। तो एक सपना पूरा करके चले गए, 2 सपने अधूरे। तो उनका बेटा होने के नाते या उनके आंदोलन का सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे पायदान को हम लोग पूरा करें। भाई जो वो स्थापित करके चले गए, आज बाबा साहब की वजह से हमें ये कपड़े मिले हैं, पढ़ने का अधिकार मिला है। तो अब जो आगे काम करेंगे वो पढ़ने के अधिकार के लिए नहीं होगा, नौकरी के लिए होगा। नौकरी के जब मिल गया, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छा करके जाएंगे। और आपने जो सुनते आए हैं, मैं उम्मीद करूंगा तथागत आपको दीर्घायु करें, वो आप होते हुए भी देखें। 10 साल का समय कोई बड़ा समय नहीं है, अभी तो आपको जीना है। आपके देखती आंखों हम लोगों को सफल बनाने का काम। लेकिन आप जब पहली पायदान चढ़ चुके हैं कि जो अब तक का संगठन आपका समाज के लिए, अन्याय के तबके के लिए न्याय देने के लिए था, लेकिन जब राजनीति में आए हैं आप, तो आप पहले ही पायदान आपकी जो गोरखपुर में चुनाव लड़ा है, और उस पर ये आरोप हो रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी कुछ आरोप हुए हैं। शिवसेना के खासदार है जो चंद्रकांत, माजी खासदार है वो चंद्रकांत खैरे, उन्होंने ऐसा आरोप किया है कि आपके पर कि बीजेपी की ओर से आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए ने पैसा देकर बीजेपी ने लड़वाया है, और वोटों का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन गलत ठहरा हुआ है, ऐसा शिवसेना के खासदार का कहना है। आप इसके ऊपर कुछ कहेंगे? मैं डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट का सिपाही हूँ। पहले तो मैं बिकाऊ नहीं हूँ। दूसरा, मैं किसी के इशारे पे काम नहीं करता हूँ, अपने लोगों के सहारे पे काम करता हूँ। तीसरा, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं, हम अब महाराष्ट्र में भी काम करने आ रहे हैं। यहाँ भी इलेक्शन आएंगे। मैं उनको और उनकी पार्टी के लोगों को सचेत करता हूँ कि वो अपने बारे में सोचें। फिर मैं यहाँ भी आ रहा हूँ तो यहाँ भी अपना बचाव करें। कभी कभी आदमी जज्बाती हुए कोई स्टेटमेंट देता, बाद में माफ़ी मांगता फिरता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को इस तरह गलतफहमी है तो वो महाराष्ट्र में भी हम लोग दूर करेंगे। अब मैं यहाँ भी आ रहा हूँ तो यहाँ के बारे में सोचें। यूपी में जो होना था हो गया, और यूपी के लोगों ने जो किया तो यूपी की जनता का फैसला है। तो जैसा जितनी मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। हमें लगता है कि हमारी मेहनत में कमी थी तो हम दोबारा प्रयास करेंगे। उस आरोप के बारे में क्या कहना? समझता हूँ कि जो जिसकी सफलता नहीं रोकी जाती उसके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, और मुझे उनसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ना उनसे ना उनकी और नेताओं से। मैं जिस बीजेपी को रोकने की बात तो कर रहे हैं, उनके साथ तो वो कई बार यहाँ सरकार में रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग। तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमें अपना काम पता है, और जिस दिन हमारे लोग तैयार हो जाएंगे तो ऐसे लोग बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों से इलेक्शन रुक चुके हैं, कोई अलग अलग कारणों से। अभी बड़े पैमाने पे पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन होने वाले जाने वाले हैं, जिला परिषद के होने वाले, पंचायत समिति के, क्या आज़ाद समाज पार्टी इन इलेक्शनों में आपका उम्मीदवार खड़ा करेगी? आज़ाद समाज पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेगी, और बाकी जो कुछ होगा वो स्टेट प्रेसिडेंट आपको बता दें। धन्यवाद। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,